नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीवर्क क्लासेस में। दोस्तों आज हमारे कल की जो क्लास रह गई थी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा हम कल का रिवीजन जो है वो कर लेते हैं, और अगर आपने कल की जो क्लास है उसको नहीं कंप्लीट किया है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके कल की जो क्लास है उसको पहले देखिए, उसके बाद ये वाली क्लास जो है वो आपके आगे समझ में आएगी। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि भारत में जो संविधान के विकास का क्रम था वो किस तरह से आया था। तो हमने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए अधिनियम जो हैं उनकी चर्चा की थी, और उन अधिनियमों को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो जो अधिनियम कंपनी के द्वारा जब शासन भारत में चलाया गया तब जो अधिनियम आए थे वो, और दूसरे वो जो क्राउन के हाथों में शासन आया वो वाले अधिनियम। तो कल हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो अधिनियम आए थे वो हमने पढ़ लिए थे। 1853 तक के अधिनियम यानी 1857 तक का जो शासन था वो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज की जो क्लास रहेगी हमारी, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम 1757 के बाद के जो अधिनियम हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1757 के बाद जो हमारा अधिनियम आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1858 का। ये अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1757 में आपको पता है कि भारत में 1757 का एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, एक तरह से क्रांति हुई थी, और उस क्रांति में भारत के कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और उस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में शासन सख्त कर दिया था। इसीलिए शासन की बागडोर कंपनी से लेकर किसके हाथों में आ गई? अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। तो ये जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, इसमें पहला काम तो यही हुआ था कि भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दिया शासन, और अब किसके हाथों में आ गया? क्राउन के हाथों में। यानी भारत में अब जो भी शासन चलेगा वो सीधा क्राउन के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, अगला प्रावधान था भारत परिषद का सृजन। जो वायसरॉय था यानी गवर्नर जनरल पहले था, वो अब वायसरॉय हो गया था इस अधिनियम के द्वारा। उस वायसरॉय की जो भारत परिषद रहेगी उसका सृजन हुआ, यानी नई एक भारत परिषद बनाई गई, और उस भारत परिषद में टोटल 15 सदस्य रहा करेंगे। इन 15 सदस्यों को भी उन्होंने दो भागों में बांट के रखा था। 8 रहेंगे ब्रिटिश संसद, यानी 8 जो रहेंगे वो तो ब्रिटिश सांसद रहेंगे, और जो 7 रहेंगे वो रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो निदेशक मंडल था उसके सदस्य। ठीक है, इस तरह से टोटल 15 लोगों की भारत परिषद का सृजन किया गया। आगे देखें, मुगल सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया। अब मुगल सम्राट के पद को खत्म क्यों किया गया? क्योंकि जो अंतिम मुगल सम्राट था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, है ना, अंतिम मुगल सम्राट जो था, अंतिम मुगल सम्राट, उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर था। उसको ही हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं या फिर उसको जफर कहते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह में भाग लिया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था उसमें उसने हिस्सा लिया। इस कारण से मुगल पद को ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, और इस बहादुर शाह जफर को मुगल पद से हटाकर रंगून भेज दिया था, है ना। कहाँ भेज दिया था? तो वो भी याद रखना, रंगून। ये रंगून कहाँ पर है? एक आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून। तो वो जो गाना था उसमें रंगून जो है स्थान, वो म्यांमार का पहले राजधानी थी, यानी उसको पहले बर्मा कहते थे। 1935 में बर्मा को भी भारत से अलग किया था, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बर्मा का नाम बाद में क्या पड़ा? म्यांमार। और म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? रंगून। वर्तमान में राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वर्तमान में म्यांमार की राजधानी क्या है। ठीक है, अच्छा, रंगून जो है यहाँ पर भेज दिया, और जो मुगल सम्राट का जो पद था वो खत्म हो गया। तो अगर पूछा जाता है अंतिम मुगल सम्राट कौन था भारत का, तो बहादुर शाह जफर था। आगे बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म हो गया। जब उसका शासन खत्म हो गया तो उसके अंदर जो बने हुए बोर्ड्स थे वो भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो कंपनी के अंदर बनाए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो हैं इनको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी खत्म कर दिए गए। और क्या हुआ? ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन के अंदर जो संसद थी वहां पर कई सारे मंत्री होते थे। उन मंत्रियों में एक नया मंत्री पद जो है वो सृजित किया गया। एक नया मंत्री पद जो है
ये सृजित किया गया कहाँ पर? ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटिश संसद में एक नया मंत्री पद सृजित किया गया और मंत्री पद का नाम क्या होगा? भारत का राज्य सचिव। और ये क्या करेगा? भारत का जो भी शासन है उसके प्रति पूरा उत्तरदायित्व किसका रहेगा? उस राज्य सचिव का रहेगा। तो ये एक तरह से ऐसा व्यक्ति था जो भारत के सारे शासन पर कंट्रोल रखता था और पूरे शासन का जिम्मेदार जो है वो ये व्यक्ति होता था। ठीक है, भारत राज्य सचिव। इसके बाद और क्या काम हुआ इसमें? तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत का जो गवर्नर जनरल था, अभी तक क्या बोल रहे थे? भारत का गवर्नर जनरल, उसको अब क्या नाम दे दिया? भारत का वाइसरॉय जो है वो नाम दे दिया। अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या बोलेंगे? भारत का वाइसरॉय। और भारत का पहला वाइसरॉय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वो हुआ फर्स्ट वाइसरॉय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। इसको भी याद रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसरॉय कौन हुआ? उल्टा बोल दिया मैंने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रावधान हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। मतलब ये अधिनियम केवल इसलिए लाया गया था कि 1857 में जो क्रांति हुई है भारत में, उस तरह की क्रांति दोबारा से ना दोहराई जाए भारत में, इसलिए शासन को सख्त करने के लिए ये अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, अगला जो अधिनियम आता है वो आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक है, और जो 1861 में अधिनियम आया, इस समय जो भारत का वाइसरॉय चल रहा था वो चल रहा था लॉर्ड कैनिंग। मतलब ये सारे काम लॉर्ड कैनिंग के समय होते हैं। पहला काम, विभागीय प्रणाली की भारत में शुरुआत होती है। मतलब शासन को कई सारे विभागों में बांटने की जो शुरुआत है वो पहली बार लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम था 1861 का अधिनियम। इसी के समय भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त हुई? वाइसरॉय को। ये अध्यादेश क्या होता है इसको समझना है पहले, है ना। आज के समय ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत में प्राप्त किसको है? यह है राष्ट्रपति को। यानी अगर शॉर्ट टर्म के लिए, लघु समय के लिए अगर हमें कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि अगर कोई स्थायी कानून बनाना है तो वो संसद का काम है, और पहले ये काम किसके पास था? ब्रिटिश संसद के पास। पर अगर कोई अस्थायी कानून, इमरजेंसी में, आपातकाल में अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो संसद की प्रक्रिया में तो समय लगेगा। इसीलिए उस कानून को शॉर्ट टर्म में बनाने के लिए, कम समय में बनाने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? अध्यादेश। अध्यादेश जारी कर हम शॉर्ट टाइम के लिए, कितना टाइम रहेगा इसका, इस कानून का? 6 महीने। मतलब ये कानून जो बनाया जाएगा वो 6 माह तक केवल लागू रहेगा, या 6 माह तक वैलिड रहेगा। उसके बाद क्या है, अगर संसद ने उसको पारित कर दिया तो वो कानून स्थायी बन जाएगा, वरना वो कानून खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास थी? वाइसरॉय के पास। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार वाइसरॉय को प्राप्त हुई, और उस अध्यादेश का समय कितना रहेगा? 6 माह रहेगा। ठीक है, इसके बाद कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर भारतीयों को हम शामिल नहीं करेंगे तो विद्रोह बढ़ेंगे। इसीलिए आगे से ऐसे विद्रोह बढ़े ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया? भारतीयों को कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। मगर कैसे? अच्छा, कब शामिल किया गया? पहली बार 1862 में। 1862 में पहली बार 3 भारतीयों को जो शामिल किया गया था, वो 3 भारतीय कौन कौन थे? एक बार उनका नाम नोट कर लेंगे आप, है ना। एक तो थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा, और एक व्यक्ति थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। तो ये तीनों व्यक्तियों को पहली बार कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भारतीय थे। उसके बाद 1861 में ही भारत में आईपीसी लागू की गई। ये आईपीसी क्या था? तो भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, जिसके आधार पर भारत में न्याय की जो व्यवस्था है वो आज भी चलती है ना। यानी किस व्यक्ति को किस अपराध के लिए क्या सजा देनी है, ये प्रावधान किस में मिलेगा? हमें आईपीसी में मिलेगा, भारतीय दंड संहिता में मिलेगा। तो भारतीय दंड संहिता सबसे पहले
कब लागू की गई भारत में? तो 1861 में लागू की गई। इसके बाद अगला प्रावधान क्या है? तो अगला प्रावधान है भारत में पहली बार हाई कोर्ट की व्यवस्था स्टार्ट की गई, यानी भारत में पहली बार उच्च न्यायालय जो हैं वो खोले गए। और कब खोले गए? 1862 में। और पहली बार जो उच्च न्यायालय खोले गए वो कितने खोले गए? 3। ये 3 उच्च न्यायालय थे। अच्छा, ये जो उच्च न्यायालय थे ये भी मतलब जो पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, उस वाले सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया और ये जो हाई कोर्ट है इनकी व्यवस्था की गई। और ये जो हाई कोर्ट रहेंगे ये भी क्या करेंगे? वो प्रावधान बंद नहीं किए। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कुछ न्यायालय खोले गए थे, फौजदारी और दीवानी न्यायालय, उनको बंद किया गया। और उसके पश्चात जो हाई कोर्ट हैं इनकी व्यवस्था में 3 हाई कोर्ट खोले गए। अब वो 3 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? तो पहला हाई कोर्ट खोला गया इन हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट था मद्रास का हाई कोर्ट, एक था बंबई का हाई कोर्ट और एक था कलकत्ता का हाई कोर्ट। तो भारत में 3 जो हाई कोर्ट हैं उनकी व्यवस्था की गई मद्रास, बंबई और कलकत्ता के अंदर। तो ये भी याद रखना है, भारत में हाई कोर्ट जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत लाए गए थे। अब चले आगे। तो अगला जो प्रावधान है हमारा, अगला अधिनियम है वो है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम में केवल एक ही प्रावधान था और ये इसीलिए लाया गया था। क्या प्रावधान था? तो अभी हमने देखा था 1858 में जो कंपनी थी उसका शासन की बागडोर हाथों में ले ली, शासन जो है वो उससे छीन लिया गया। इससे पहले हमने देखा था एक बार 1833 में उसके व्यापारिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया था। तो जब व्यापारिक अधिकार खत्म हो गए, उसका जब शासन का अधिकार खत्म हो गया तो कंपनी कोई काम की नहीं बची, इसीलिए कंपनी को भंग कर दिया गया। इस बार कंपनी का लाइसेंस बढ़ाया नहीं है, इस बार कंपनी को भंग कर दिया। कब कर दिया भंग? 1 जनवरी 1884 को। तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रावधान आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। अब जब कंपनी भंग हो गई, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया, तो जो ब्रिटिश क्राउन है वही क्या होगी? भारत का पूरा साम्राज्य चलाने वाली व्यक्ति होगी। ठीक है। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 आता है और इसके द्वारा 28 अप्रैल 1876 को, कब? 28 अप्रैल 1876 को जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? भारत की साम्राज्ञी, यानी सब कुछ भारत का जो साम्राज्ञी है वो कौन रहेगी? अब महारानी विक्टोरिया रहेगी। ठीक है, ये प्रावधान था। इसके बाद अगला प्रावधान आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 और इसमें एक महत्वपूर्ण काम था कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव और एक अप्रत्यक्ष चुनाव। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किसी प्रतिनिधि को चुनता है तो वो कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष कानून। जैसे सरपंच, हम सरपंच को डायरेक्ट चुनते हैं, प्रत्यक्ष उसका मतदान रहेगा। इसके अलावा हम बात करें विधायक यानी विधानसभा का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक विधायक को हम खुद चुनते हैं, तो विधानसभा का चुनाव। इसी प्रकार लोकसभा का चुनाव ये भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो जिस चुनाव प्रणाली में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उस चुनाव प्रणाली को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं, तो उस प्रणाली को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो उनको चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में होती है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा होती है। याद दिला दूं, अगर आप लोग भूल गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, और इसको शेयर भी कर देना है ना, अपने दोस्तों को भी इसकी सूचना दे देना, जिससे कि वो भी आपका इस क्लासेस का जो बेनिफिट है वो ले पाए। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो भारत परिषद अधिनियम, अगला अधिनियम क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है,
ये जो 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1909 में जब ये अधिनियम आया था उस समय मार्ले जो था ये भारत का सचिव था। कहाँ पर? ब्रिटिश की संसद में। ब्रिटेन में भारत सचिव कौन था? मार्ले था। और भारत के अंदर वायसरॉय कौन था? मिंटो था। तो दोनों के द्वारा जो अधिनियम तैयार किया गया, जो भारत में सुधार किए गए, उनको नाम दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें पहला जो प्रावधान हुआ वो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। सांप्रदायिकता क्या होता है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जब किसी देश में, जब किसी स्थान पर धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे को बांटने लगें तो बोलते हैं कि सांप्रदायिकता फैल रही है। मतलब संप्रदाय के आधार पर अगर हम आपस में बंटवारा करने लगे, आपस में भेदभाव करने लगे, आपस में अलग होने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सांप्रदायिकता। ठीक है। तो संप्रदाय क्या होता है? अलग अलग संप्रदाय, यानी कि अलग अलग वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इनके आपस में ही क्या होने लगे? बंटवारे होने लगे, ये आपस में एक दूसरे को अलग मानने लगे, तो हम बोलते हैं सांप्रदायिकता फैल रही है। खैर, आज का जो माहौल है उसके हिसाब से सांप्रदायिकता आपको न्यूज़पेपर में और मीडिया में कई बार आपको सुनने मिलती होगी, क्योंकि आज के समय सांप्रदायिकता काफ़ी न्यूज़ में रहती है ना। तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किसने की? अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको इससे बेनिफिट था। अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा? अंग्रेज जो है वो शासन लंबे समय तक चला पाएंगे, और वो चला भी पाए, है ना। तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। इसमें हुआ ये कि मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी मुस्लिम व्यक्ति क्या करेगा? मुस्लिमों का ही चुनाव करेगा। अब सबके लिए, प्रत्येक समाज के हर एक वर्ग के लिए एक व्यक्ति चुनाव में नहीं खड़ा होगा, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग प्रतिनिधि खड़ा होगा, और हर धर्म का व्यक्ति, यानी मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम का चुनाव करेगा और हिंदू व्यक्ति क्या करेगा? हिंदू का चुनाव करेगा। इस तरह से सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसीलिए भारत में जब सांप्रदायिकता इसने ज़्यादा फैलाई तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ये याद रखना है। आगे चलेंगे तो वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय सदस्य शामिल हुआ था पहली बार। ठीक है। वायसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहले भारतीय को शामिल किया गया था, और किस रूप में? विधि सदस्य के रूप में। वो कौन सा सदस्य बना था परिषद में? विधि सदस्य। कौन थे वो? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला भारतीय व्यक्ति थे जिनको वायसरॉय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। क्लियर है? या कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया था। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909 का प्रावधान। अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण अधिनियम की ओर, तो वो है हमारा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, काफ़ी मेहनत हम क्लास के लिए करते हैं, तो अगर आप लोग का मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और हमारा केवल मोटिवेशन ये होता है कि आप क्लासेस को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में उसको शेयर करते चलें। जो आपका प्यार है वो हमारे प्रति बढ़ता जाए, बस यही हमारा मोटिवेशन है ना। तो अगला अधिनियम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 का, अच्छा आपको याद अगर हो तो 1919 में भारत में कई सारी घटनाएं होती हैं। जैसे कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, उसके विरोध में जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो होता है। तो इसके कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या इसमें होता है देखिए। पहली बात तो भारत शासन अधिनियम, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वही वाली बात है, जैसे यहाँ पर लागू होता है वैसे ही यहाँ पर लागू होता है। मॉन्टेग्यू जो था ये भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वाइसरॉय था। तो ये हो जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम। इसमें जो पहला प्रावधान होता है वो होता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। केंद्र में क्या होगा? 2 सदन बनेंगे। अब जैसे आज के समय होता है केंद्र में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, वैसे ही उस समय बनाया गया था द्विसदन, मतलब 2 सदन थे। एक थी राज्य परिषद और एक थी केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्र के अंदर यानी देश में 2 सदन बांट दिए गए, 2 सदन बना दिए गए। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या
44 थी। अच्छा, इनमें से भी अगर पूछ लिया जाए तो जो 34 सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे, है ना। मतलब 60 सदस्यों में से जो 34 सदस्य थे ये क्या थे, निर्वाचित थे। और ये जो 144 सदस्य हैं इनमें से 104 सदस्य निर्वाचित थे, मतलब ये चुनाव द्वारा आएंगे, है ना। और जो बचे हुए सदस्य रहेंगे उनका मनोनयन होगा, उनको वायसरॉय मनोनीत करेगा। कार्यकाल की चर्चा करें तो राज्य परिषद का जो सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल होगा 5 साल का, और केंद्रीय विधानसभा का जो सदस्य होगा उसका कार्यकाल रहेगा 3 साल का। फिर चलें आगे, तो प्रांतों में द्वैध शासन ये स्टार्ट हो गया। जैसे केंद्र में द्विसदन बन गए वैसे ही प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन हुआ। ये द्वैध शासन क्या है, मतलब अब जो शासन होगा वो दोहरा शासन होगा, 2 तरह का शासन। अब कैसे होगा 2 तरह का, देखिए सबसे पहले तो भारत में या प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखना। भारत में द्वैध शासन का यानी प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन है, लियोनस कार्टियस है। द्वैध शासन के अंतर्गत हुआ ये कि प्रांतों के अंदर जितने भी विषय होते हैं, अलग अलग जो फील्ड होती हैं, उन सारी फील्डों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित, कुछ विषय किसमें रखे गए, आरक्षित सूची में, और कुछ विषय रखे गए हस्तांतरित सूची में, उसको ही अंतरित सूची भी कहा जाता है, इसमें रखे गए। आरक्षित का मतलब है ऐसे विषय जिनको वायसरॉय ने अपने पास रख लिया, वो किसी को ट्रांसफर नहीं होंगे, उन पे नियम बनाने का अधिकार वायसरॉय को ही रहेगा, और उनसे संबंधित जो भी प्रावधान होगा वो सब कौन करेगा, वायसरॉय करेगा। तो ये आरक्षित विषय। और ऐसे विषय जो रियासतों को या प्रांत के जो कार्यकारिणी रहेगी या प्रांत का जो शासक रहेगा उसको जो विषय ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वो रहेंगे हस्तांतरित विषय। क्या क्या आते हैं इनके अंदर, चल के देखते हैं। तो आरक्षित के अंदर क्या क्या आता है, जैसे वित्त व्यवस्था, धन, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो भारत में शासन क्यों कर रहा है, धन के लिए। तो जो वित्त व्यवस्था है ये किसके पास रहेगी, वायसरॉय के पास। भूमि कर, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सब कौन संभालेगा, वायसरॉय। आरक्षित सूची के विषय हैं। हस्तांतरित में कौन रहेगा, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, मनोरंजन, यानी वो विषय जिन पे अंग्रेजों का कोई ज्यादा ध्यान था नहीं और अंग्रेजों को इससे कोई ज्यादा फायदा था भी नहीं। जैसे भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इससे उन्हें क्या मतलब है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें और नगरीय निकाय, इनका भी जो हस्तांतरित विषय हैं वो है। चिकित्सा, मनोरंजन, ये सारे विषय किसमें रखे गए हैं, हस्तांतरित की सूची में रखे गए। आगे हम चर्चा करें तो महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारत में महालेखा जो परीक्षक है उसकी नियुक्ति पहली बार की गई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। 1919 में भारत में पहली बार महालेखा परीक्षक जो है इसकी नियुक्ति की गई। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता था कि सरकार यानी वायसरॉय जो शासन यहाँ पर चल रहा था उसमें कितना आय और कितना व्यय है उसका लेखा जोखा, उसकी जांच कौन करेगा, महालेखा परीक्षक। जो लेखा जोखा चल रहा था, अकाउंट्स जो होते थे उनकी जांच कौन करता है, महालेखा परीक्षक। आज के समय भारत में ये पद वर्तमान में भी विद्यमान है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कै कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको एक और नाम दिया जाता है वॉच डॉग, मतलब ये जांच करता है, ये देखता है कि सरकार कितना खर्च कर रही है और कितना उसको व्यय कर रही है, व्यय कितना हो रहा है और आय कितनी हो रही है, उसका जांच ये करता है। उसके बाद बात करें तो लोक सेवा आयोग, भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई या स्थापना की गई, ठीक है। भारत में पहली बार क्या किया गया, लोक सेवा आयोग। कब बना था ये बना था 1926 में। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई, और ये स्थापना एक समिति की सिफारिश पर की गई थी, एक आयोग की सिफारिश पर की गई थी। उस आयोग का नाम था ली आयोग। ली आयोग बनाया गया था 1923-24 में, और इसी आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में की गई थी। और आपको याद भी होगा इसी समय पहली बार 1922 में भारत में सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद के अंदर स्टार्ट हुई थी। वर्तमान प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद जो था, वहां पर पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसका आयोजन किया गया था। इससे पहले वो परीक्षा कहां पर होती थी, इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। आगे चलें तो पृथक निर्वाचन सिद्धांत जो है इसका विस्तार हुआ,
यानी जो सांप्रदायिकता यहाँ पर फैली हुई थी ना, उसको और आगे बढ़ाया गया। अभी तक केवल मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। अब जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, या जो अन्य वर्ग हैं भारत के अंदर, उन सारे वर्गों को, आंग्ल भारतीय हो गए, उन सबको पृथक निर्वाचन सिद्धांत के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, अगला प्रावधान, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये महत्वपूर्ण बात है ना, महिलाओं को, यानी नारी शक्ति की बात आ रही है यहाँ पर। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और अगला प्रावधान, अगर आपको नीचे दिख नहीं रहा तो बता देता हूं, कार्यकारी परिषद है ना, नोट करना इसको। सबसे पहले जो वायसरॉय की कार्यकारी परिषद थी, उसमें पहली बार किसको शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। मगर अब क्या होगा, कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया जाएगा। टोटल कार्यकारी परिषद में होते हैं 6 लोग, 6 सदस्य होते हैं। उन 6 में से अब 3 भारतीय होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। मगर इन 3 में जो भारत का कमांडर इन चीफ है वो भारतीय नहीं होगा, यानी सेना का जो पूरा प्रभार संभालेगा, जो सेना संभालता है, कमांडर इन चीफ, वो भारतीय नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रावधान आपको याद रखना है। ये था भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद हम चलते हैं तो अगला अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 के बाद से एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले 2 साल से पीएससी का प्री के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। हर बार एक क्वेश्चन इससे आया है ना, कहाँ कहाँ पर आया है मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ये एक तरह का मिनी संविधान था, और इसमें जैसे आज के समय अनुच्छेद और भाग हैं, अनुसूचियां हैं, वैसे उस समय भी थे। तो इसके अंदर 321 अनुच्छेद थे। इस प्रावधान में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां, याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक एक जो प्रावधान थे मैंने नंबरिंग की है सबकी। पहला प्रावधान ये था कि भारत को क्या बनाना है? अखिल भारतीय संघ। और एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अखिल भारतीय संघ जो बनेगा उसके अंदर कौन कौन शामिल रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रहेंगे ब्रिटिश प्रांत। कितने ब्रिटिश प्रांत? तो 11 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत रहेंगे। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे। और जो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो रहेंगे कितने? तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रहेंगे 6 रहेंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और इसके अलावा जो देसी रियासतें हैं वो शामिल होंगी, देसी रियासत। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत रहेंगे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रहेंगे और रहेंगी कुछ देसी रियासतें। ये देसी रियासतों के लिए ये छूट दी गई थी कि जो देसी रियासत आना चाहती है ब्रिटिश संघ में वो आ सकती है, जिसको नहीं आना वो ना आए, है ना। तो अखिल भारतीय संघ में ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रावधान क्या था? तो ब्रिटिश प्रांतों की स्वायत्तता, मतलब जो अभी तक प्रांत थे वो क्या हो गए, अब आजाद हो गए। ब्रिटिश प्रांतों की क्या रहेगी? स्वायत्तता रहेगी। ठीक है, यानी ब्रिटिश जो प्रांत हैं वो आजाद हो जाएंगे और वहां पर जो चल रहा था अभी तक द्वैध शासन, प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो द्वैध शासन को समाप्त करके जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? स्वायत्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर जो द्वैध शासन प्रांतों में अभी तक चल रहा था उसको हटाकर कहां कर दिया? केंद्र में। अब क्या होगा? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई और केंद्र में जो द्वैध शासन था उसमें विधायी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। केंद्र में जितने भी विषय रहेंगे वो सब 2 भागों में बढ़ जाएंगे। कुछ विषयों पर प्रांत नियम बना सकता है, यानी कुछ जो विषय हैं उनकी शक्ति दे दी प्रांत को और कुछ की शक्ति किसके पास रहेगी? संघ के पास रहेगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि विधायी शक्तियां जो हैं इनको 2 भाग में बांट दिया। और 2 नहीं, वो वैसे 3 थे, भाग 2 ही थे, पर एक ऐसा भाग था समवर्ती सूची का जिसमें दोनों नियम बना सकते थे। तो 3 सूचियों का निर्माण किया गया। सारे विषयों को 3 सूचियों में तैयार किया गया। पहली सूची होती थी जिसको बोलते थे परिसंघ सूची, परिसंघ सूची।
इसके अंदर कुछ खास विषय मैं बता देता हूं आपको, जैसे सेना, जो भारत की तीनों प्रकार की सेनाएं हैं उस पे इनका अधिकार हो गया, मतलब जो सेना है उस पे नियम बनाने का अधिकार संघ को रहेगा। इसके अलावा विदेशी मामले हो गए, किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई वार्तालाप होनी है तो वहां पर, ये सब किसके विषय थे? परिसंघ सूची के विषय। इसके अलावा जैसे कि जनगणना हो गया, ये इनका विषय था। और जो दूसरा विषय था वो था प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची, और प्रांतीय सूची में किसको रखा गया? तो प्रांतीय सूची में क्या रखा गया? जैसे कि प्रांतीय सूची में रखी गई जैसे पुलिस व्यवस्था, नहीं पुलिस व्यवस्था जो है, हाँ पुलिस व्यवस्था है ना, पुलिस व्यवस्था, और इसके अलावा जो लोक सेवाएं हैं वो उनको रखा गया, और शिक्षा को रखा गया। प्रांतीय सूची में किस किस को रखा गया? तो शिक्षा रखी गई, पुलिस व्यवस्था रखी गई, और क्या रखा गया? तो और रखा गया लोक सेवा। इन सब विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया। इसके अलावा एक और सूची तैयार की गई जिसको बोलते हैं क्या? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया वो प्रावधान, यानी इसमें क्या होगा? परिसंघ सूची में कानून संघ बनाएगा, प्रांतीय सूची में कानून प्रांत बनाएगा, और समवर्ती सूची में कानून प्रांत और संघ मिलकर बनाएंगे। और इसमें जो भी प्रावधान होंगे उन पर अगर मान लो विवाद होता है प्रांत और संघ के बीच में, तो संघ का जो कानून रहता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसमें क्या क्या रखा गया? तो इसके अंदर जो प्रावधान रखे गए उनमें जैसे आता है एक दंड विधि, महत्वपूर्ण क्या है? दंड विधि। जो दंड विधि है वो समवर्ती सूची का विषय रहेगा। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद वगैरह, यानी अगर विवाह तलाक वलाक हो जाते हैं तो वो सब किसके विषय रहेंगे? समवर्ती सूची के विषय रहेंगे। तो एक तो इसमें हो जाएगा विवाह, है ना, एक हो जाएगा आपका दंड संहिता, है ना, दंड संहिता वगैरह। तो ये कुछ प्रावधान याद रखना है जो समवर्ती सूची में आएंगे, यानी प्रांत और संघ दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। एक और चीज रह जाती है, मान लो ऐसा कोई विषय छूट जाए जिस पर ना तो संघ में सूची में, ना जिसको संघ सूची में रखा गया, ना ही समवर्ती में रखा गया, और ना ही उसको प्रांतीय सूची में रखा गया, तो उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? उसका जो शक्ति है उसे कहा जाता है अपशिष्ट विधायी अपशिष्ट विधायी शक्ति। ये किसको दी गई? तो ये दी गई थी वायसरॉय को। अपशिष्ट विधायी शक्ति का जो अधिकार है ये किसके पास था? वायसरॉय के पास था। तो ये प्रावधान थे आपके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के। फिर आगे चलें तो अगला प्रावधान है संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश और दो रहेंगे अन्य न्यायाधीश। और भारत में जो संघीय न्यायालय होगा उसकी अंतिम शक्ति किसके पास होगी? यानी न्याय में आप अंत तक कहां तक जा सकते हो? तो प्रिवी काउंसिल लंदन में जो प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल कहां पर? लंदन में, उसके पास थी न्याय की अंतिम शक्ति। यह भी याद रखना है। जैसे आज के समय पूछा जाए कि न्याय की अंतिम शक्ति भारत में किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वैसे उस समय प्रिवी काउंसिल के पास थी। अगला प्रावधान है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यानी अब जो ब्रिटेन की संसद है वही क्या है? सर्वोच्च रहेगी। और इसमें ये भी चीज थी, इसलिए भी सर्वोच्च थी कि जो 1935 का अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है उसमें अब नियम जो है या कोई भी संशोधन जो है वो कौन कर सकता है? तो वो संशोधन कौन करेगा? ब्रिटेन की संसद। तो संशोधन का अधिकार केवल किसको रहेगा? ब्रिटेन की संसद को रहेगा। अगला रहेगा भारत परिषद का अंत। जो अभी तक भारत परिषद बनाई गई थी उस भारत परिषद को अब क्या है? खत्म कर दिया जाएगा। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो चलाई गई थी 1909 में, उसका और विस्तार किया गया। देखो 1919 में भी विस्तार हुआ और उसके बाद फिर 1935 में उसको और विस्तारित किया गया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में दलित, महिला और मजदूर वर्ग को भी शामिल किया गया, यानी इनको चुनाव, इनका जो प्रतिनिधित्व होगा वो अलग होगा चुनाव में, ठीक है। अगला प्रावधान महत्वपूर्ण है, वर्मा जिसको वर्तमान में हम म्यांमार कहते हैं उसको भारत से अलग कर दिया गया। तो वर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ये याद रखना है, वर्तमान में उसका नाम क्या रहेगा? म्यांमार रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने राजधानी जो है वो कमेंट में कर दी होगी, अगर नहीं की है तो उलान बटोर जो है वो म्यांमार की वर्तमान में
राजधानी है, ठीक है। आगे बात करें तो आरबीआई जो है इसकी स्थापना की गई कब, 1935 में। 1 अप्रैल, पूरा लिख लें, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की गई थी आरबीआई की। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935। अगर पूछा जाए इसके लिए समिति कौन सी, आयोग कौन सा बनाया गया था, जिसने ये सुझाया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, तो उसके लिए आयोग था हिल्टन यंग कमीशन, या उसको रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना हो गई। उसके बाद मत अधिकार का विस्तार हुआ, यानी अब ज्यादा लोगों को मत अधिकार मिलने लगा। तो कितने लोगों को मिला, भारत की कुल जनसंख्या के 10% जो जनता है उसको मत देने का अधिकार मिल गया। तो इसमें क्या हुआ, मत अधिकार का विस्तार हुआ। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1935 के अधिनियम के तहत। चलते हैं आगे। तो अगला जो है वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये था कि ये जो अधिनियम आया था वो इसलिए आया था कि भारत में आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी वो सफल हो चुकी थी और भारत को अब आज़ाद किया जाने वाला था। तो जब भारत को आज़ाद अंग्रेज कर रहे थे तब वो ये भी बता के जाते हैं कि जब हम इसको छोड़कर जाएंगे, भारत जब हम छोड़कर जाएंगे उस समय आप लोग शासन चला नहीं पाओगे, तो आप शासन कैसे चलाओगे। मतलब बहुत मजे की बात है कि वो छोड़ते टाइम भी हमारे ऊपर नियम थोप कर गए कि ये वाला अधिनियम हम देके जा रहे हैं और इसके अनुसार ही क्या करोगे, आप शासन चलाओगे। तो हमने उसकी कुछ बातें मानी और कुछ बातों को नहीं माना। पर क्या थे वो प्रावधान जो अंग्रेज आखिरी में बनाकर गए थे और भारत को आज़ाद करने के टाइम पे ये बनाए थे। तो वो देखिए, पहला तो ये जो अधिनियम है 1947 वाला, इसकी स्वीकृति ब्रिटिश संसद के द्वारा कब दी गई थी, 18 जुलाई 1947 को। इस डेट को याद रखना है कि ये अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम के अंदर कुल 20 धाराएं थी और इसमें पहला प्रावधान ये किया था कि उन्होंने कहा कि भारत 2 भागों में बांटा जाएगा। भारत के 2 भाग क्या क्या रहेंगे, उनको कहा जाएगा 2 अधिराज्य। तो ये 2 अधिराज्य रहेंगे, एक तो होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बनाए गए और इन 2 अधिराज्यों में यह भी एक प्रावधान किया गया कि शामिल कौन होगा इसमें। तो इसमें यह प्रावधान किया कि कोई भी रियासत अपने आप में स्वतंत्र रहेगी, है ना। कोई भी रियासत जो है वो अपने आप में क्या होगी, स्वतंत्र होगी। वो चाहे तो भारत में शामिल हो और वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो। तो ये प्रावधान भी याद रखना है कि इसमें सारी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ा गया था कि जो रियासत जहां चाहे वहां पर शामिल हो सकती है। अगला प्रावधान था, अच्छा एक चीज और थी इसमें, उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जो कानून चलेगा वो किसका चलेगा, संविधान सभा जब तक नहीं बनती तब तक जो कानून चलेगा वो किसके आधार पर चलेगा, 1935 के अधिनियम के आधार पर। जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता तब तक विधानमंडल के रूप में कौन काम करेगा, 1935 का अधिनियम करेगा। और जब आपका संविधान सभा बन जाएगी तब संविधान सभा क्या करेगी, विधानमंडल का काम करेगी। ये भी याद रखना है। अगला फिर उन्होंने ये कहा कि जो 2 राज्य बनेंगे, 2 अधिराज्य बनेंगे, उनमें जो शासक के रूप में काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। यानी भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल होंगे और उनकी नियुक्ति संविधान सभा करेगी, ठीक है। इसके बाद संविधान बनाने तक शासन 1935 के अधिनियम द्वारा चलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता ये क्या हो गई, अब खत्म। ये महत्वपूर्ण है। अभी तक ब्रिटिश की संसद सर्वोच्च थी भारत के अंदर, अब ब्रिटिश की संसद की सर्वोच्चता खत्म कर दी गई। बाद में हमने भारत के अंदर जो संविधान बनाया उसको ही भारत का सर्वोच्च जो है वो माना। तो आज के समय भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान है, ठीक है, जिसके आधार पर हमारा पूरा शासन चल रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कराई है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ेंगे तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए और कॉपी पेन में नोट करेंगे तब जाके चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वरना होगा ये कि आप पढ़ते जाएंगे और पीछे की चीज़ों में जो है वो उसको भूलते जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और ये सारी चीज़ें मैंने मेहनत की है तो आपको भी मेहनत करना है, ठीक है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो ये थी आज की क्लास हमारी।
मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।